अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर की एक और टाइप की बात करते हैं जिसे हम एवियल ट्री का नाम देते हैं। ये एवियल ट्री क्या है और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस ट्री को हम एवियल ट्री कहते हैं, कैसे इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट की जाती हैं और कैसे यहाँ से वैल्यूज़ डिलीट की जाती हैं, अपडेट की जाती हैं, हम उस पर बात करते हैं। डीजेनरेटिंग बाइनरी सर्च ट्री। अगर हम बाइनरी सर्च ट्री को डीजेनरेट करते हैं, डीजेनरेट करने का क्या मतलब है, अगर हम उसे बाइनरी सर्च ट्री अगर हमारे पास एक बना हुआ है लाइक 14, 15 एंड अप टू सो ऑन, जो भी वैल्यूज़ हैं उनका एक बाइनरी ट्री इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पे कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। अगर हम इसे डीजेनरेट करते हैं तो कुछ इस तरह से करेंगे कि हम एक इन ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हम वैल्यूज़ को एक ही लाइन में, एक ही फ़्लो में, यानी वन आफ्टर अनदर वैल्यूज़ को अगर हम स्टोर करवा देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हमने बाइनरी सर्च ट्री को डीजेनरेट किया। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वो फिर हमारे पास, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ये हमारे पास ट्री नहीं रहता, बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहता, बल्कि ये हमारे पास ऐसे डाटा को स्टोर करने के लिए फिर हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली हमारा यहाँ पे कंसर्न क्या है, हम डीजनरेटिंग ट्री को डीजनरेट करने की बात क्यों कर रहे हैं? हम एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करना चाह रहे हैं। बैलेंस करने का क्या मतलब है कि हम ट्री का बैलेंस इस तरह से रखना चाहते हैं कि द लेफ़्ट एंड राइट सब ट्रीज़ हैव द सेम हाइट, कि ट्री के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हर नोड के जो लेफ़्ट और राइट नोड्स हैं या रूट्स, जो लेफ़्ट साइड पे सारा ट्री है जिसे हम लेफ़्ट सब ट्री बोलेंगे और राइट पे जो सारा ट्री है जिसे हम राइट सब ट्री बोलेंगे, अगर हम उन दोनों का बैलेंस अगर हम इक्वल रखना चाहते हैं, यानी दोनों सेम हाइट पर हों, तो तब हम उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। तो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाया जाए? एक तरीका तो ये है कि हम क्या ट्री को ऐसे बैलेंस करें कि हम फर्स्ट नोड को उसका रूट बनाएं, बाकी सारी नोड्स को लेफ़्ट साइड में, उससे सारी बातें छोटी नोड्स आएंगी और राइट साइड पे उससे बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, और हम उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें कि दोनों की हाइट सेम रहे, लेफ़्ट सब ट्री की भी और राइट सब ट्री की हाइट भी सेम रहे। डज़ नॉट फोर्स द ट्री टू बी शैलो, लेकिन हमारे पास ये इस तरह का एक ट्री बनेगा जिसके अंदर आपके पास हर नोड का फर्दर एक एक ही आपको चाइल्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, बैलेंस करना चाह रहे हैं हम। एक्चुअली हमारा गोल क्या है? वी वांट टू बैलेंस द बाइनरी सर्च ट्री। बैलेंसिंग करने के लिए हमने डीजनरेटिंग की। डीजनरेटिंग में हमने सारी नोड्स को या तो एक साइड पे पुट किया, या फिर हमने बेसिकली बैलेंस सही करने के लिए लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री के हाइट को सेम किया, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में किया। बेसिकली बैलेंस बाइनरी ट्री में हमने क्या करना है, बैलेंस बाइनरी ट्री का रूल क्या है, बैलेंस बाइनरी ट्री का जो है कंडीशन क्या है? बैलेंस बाइनरी ट्री की कंडीशन ये है कि वी शुड इंसिस्ट दैट एवरी नोड मस्ट हैव लाइट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ सेम हाइट, कि हर नोड का लेफ़्ट और राइट सब ट्री सेम हाइट पर हो। लेकिन इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि बाइनरी सर्च ट्री एक कंप्लीट ट्री भी हो। ठीक है, याद है हमने बात की थी बाइनरी ट्री, ऐसा ट्री जिसका मैक्सिमम दो और मिनिमम जो है ना कोई भी चाइल्ड ना हो। फिर हमने अगर उसे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहा तो हमने कहा कि हर नोड का, हर नोड से दो उसके जो है सब नोड्स यानी दो चाइल्ड होना ज़रूरी है। फिर हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री से कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरफ आए। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमने कहा कि बाइनरी सर्च ट्री की हर नोड, हर बाइनरी सर्च ट्री में जितनी भी लीफ नोड्स हैं वो सारी की सारी सेम लेवल पर हों, तो हम उसे कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे। सो बेसिकली अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी नोड के लेफ़्ट और राइट सब ट्री, लेफ़्ट और राइट नोड सेम हाइट पर हो, तो उसका मतलब है कि ट्री को कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। तो उसका मतलब है कि उसके साथ हम फिर उसकी 2d+1 - 1 से उसके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और डी से उसकी डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही रिजिड कंडीशन है, हम ये कंफर्म नहीं, हम ये कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि ट्री की बैलेंसिंग के लिए ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर नोड के जो फर्दर चाइल्ड नोड हैं वो सेम लेवल पर आएँ। किसी नोड से कोई नोड फर्दर एक लेवल तक जो है उसके चाइल्ड नोड एग्जिस्ट करते हैं, किसी के फर्दर उससे ज़्यादा नीचे लेवल पे जाते हैं, अप टू सो ऑन। हर नोड से फर्दर जो है लेवल्स या उसके चाइल्ड नोड की हायरार्की डिफरेंट होती है। सो कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री तो हम नहीं बना सकते बैलेंसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल इस तरह से अगर हम दो डिफरेंट फैमिलीज़ की एग्जांपल लेते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों फैमिलीज़ के अंदर जो हमारे पास उनके चिल्ड्रन हैं
उसकी हायरार्की सेम है, दोनों के अंदर सेम हायरार्की सेम लेवल पे जो है ना जितने एक फैमिली के अंदर आपके पास ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट से फर्दर चाइल्ड एंड चाइल्ड से फर्दर चाइल्ड की तरफ अगर हम जाते हैं, हायरार्की बनाते हैं, तो हम दो फैमिलीज़ की एक जैसी नहीं बना सकते, इसी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते हम। इसी तरह से हम किसी भी ट्री को कंप्लीट बाइनरी ट्री तो नहीं बना सकते बैलेंस करने के लिए। फिर किस तरह से बैलेंस किया जाए बाइनरी सर्च ट्री को? जी, इसका आइडिया दिया हमें एवीएल यानी एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस। ये तीन हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री का आइडिया दिया। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एवियल ट्री एक बैलेंस ट्री है, ऐसा ट्री है जो कि जो कि बाइनरी सर्च ट्री से ही जैसा ही है, ठीक है, यानी एक सिंपल बाइनरी सर्च ट्री ही एवियल ट्री होता है, सिवाय इसके कि एवियल ट्री के अंदर जो हाइट होती है लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री की, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक के डिफरेंस पे हो सकती है, एक के डिफरेंस पे हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर हम लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस निकालें तो वो ज़्यादा ज़्यादा एक हो सकता है, मिनिमम बेसिकली वो ज़ीरो हो सकता है, मैक्सिमम वो एक हो सकता है, मिनिमम बेसिकली वो -1 हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है हाइट का डिफरेंस, या फिर 1 हो सकता है। यानी कि किसी भी नोट के लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री अगर दोनों सेम लेवल पे होंगे तो हम कहेंगे कि वो उसका डिफरेंस जो है उसके राइट एंड सब ट्री की हाइट का डिफरेंस ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर इसका लेफ़्ट राइट सब ट्री एक लेवल नीचे होंगे तो तब हम कहेंगे कि उनकी हाइट का डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, 1 या फिर -1 आएगा। ये कैसे हम देखते हैं, इसको हम अभी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। बहरहाल जी, हमें अगर बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर नोड के लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री का डिफरेंस या तो ज़ीरो या तो +1 हो या फिर -1 हो। 3 वैल्यूज़ हमने कही हैं कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को अगर हम एवियल ट्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस ट्री के अंदर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि उस ट्री की जो लेफ़्ट एंड राइट नोड्स हैं उनकी हाइट का डिफरेंस ज़ीरो, +1 या फिर -1। किस तरह से, ये देखें जी, ये हमारे पास एक एवियल ट्री है। एवियल ट्री किस तरह से है, अगर आप इसको हर इसकी नोड का लेवल यहाँ पे राइट करना शुरू करें तो आपके पास से पहली ही नोड जो है लेवल 0 पे है, नेक्स्ट नोड लेवल 1 पे है, उससे नेक्स्ट नोड लेवल 2 पे और उससे नेक्स्ट नोड लेवल 3 पे। ठीक है, अब अगर हम किसी भी नोड के लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री का हाइट का डिफरेंस देखते हैं, अगर तो वो हमारे पास 0, +1 या फिर -1 आता है तो फिर हम कहेंगे कि ये एवियल ट्री है। जैसे कि 5 आपके पास एक नोड है, इसका लेफ़्ट सब ट्री कितनी हाइट पे है, इसका लेफ़्ट सब ट्री की हाइट है आपके पास 1, 2 और 3 हाइट है इसकी, ठीक है, और इसके राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, 1 और 2। लेफ़्ट हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, 3 - 2 आपके पास क्या बनता है, 1 बनता है। चूँकि 1 डिफरेंस बनता है आपके पास 5 के लेफ्ट राइट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस 1 है, दैट इज़ वाई ये एवियल ट्री है। इसी तरह अगर आप हर नोड पे देखो, क्योंकि हमें पता है कि ट्री के अंदर जो डेफिनेशन है ट्री की वो रिकर्सिव होती है और वो हर नोड पे इम्प्लीमेंट होती है। अगर आप 2 को आके देखो कि क्या यहाँ पे तो बैलेंसिंग इफेक्ट नहीं हो रही, तो 2 का एक चाइल्ड जो है वो उससे एक हाइट पे है, एक हाइट नीचे है, और दूसरा चाइल्ड उससे दूसरी 2 हाइट्स पे है। यानी अगर हम इन दोनों की हाइट का डिफरेंस देखें तो 2 - 3 आपके पास अगेन 1 आता है। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे बैलेंस है। इस तरह 8 को देखें तो इसका एक ही चाइल्ड है, लेफ़्ट राइट है ही नहीं, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें बैलेंसिंग को चेक करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह 4 के लिए भी हमारे पास बैलेंसिंग चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी नोट जिसके दोनों चाइल्ड हों, उन दोनों चाइल्ड के हाइट को का डिफरेंस अगर हम देखें लेफ़्ट अच्छा, हाइट का डिफरेंस हमने हमेशा कैसे चेक करना, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है जी, जो भी हमारे पास आएगा आंसर वही हमारे पास उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये ट्री बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर 0, +1 या -1 आएगा तो हमारे पास ट्री बैलेंस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, और अगर बैलेंस होगा तो वो एवियल ट्री कहलाता है। ये देखें जी, आपके पास ये एक एवियल ट्री नहीं रहा। क्यों एवियल ट्री नहीं रहा? क्योंकि अगर आप इसको आप देखें तो आपके पास 6 अगर पेरेंट नोड है, उसका पहला चाइल्ड जो है 1, लेफ़्ट सब ट्री उसका 1 है और राइट सब ट्री 8 है। उसके लेफ़्ट सब ट्री की अगर आप हाइट काउंट करें तो 1, 2 और 3, लेकिन उसके राइट सब ट्री की हाइट काउंट करें वो है आपके पास 1। तब आप हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री करते हैं, यानी 3 - 1 करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। यानी कि इन दोनों की हाइट का डिफरेंस 2 है, जो कि हमारे पास बैलेंसिंग के रूल को फॉलो नहीं करता। वैल्यू 0, +1 या फिर -1 हो सकती है, दैट इज़ वाई ये एक एवियल ट्री नहीं रहा। बैलेंस बाइनरी ट्री में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हाइट ऑफ बाइनरी ट्री
क्या होती है, मैक्सिमम लेवल ऑफ इट्स लेवल्स, also called the depth. The balance of the node in a binary tree is defined as the height of its left subtree minus the height of its right subtree. Here, for example, is a balanced tree. Each node has identical indicated balance of +1, 0 और -1. ठीक है जी, अगर हम कहें तो बैलेंस ट्री के अंदर आपके पास हाइट का डिफरेंस क्या आना चाहिए, +0 या फिर +1 0 या फिर -1 आना चाहिए जी। ये एक आपके पास बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। हमने एक बहुत ही जो है एक पॉपुलेटेड सा ट्री लिया है और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। अगर आप इसकी हर नोड की हाइट को चेक करें तो हर नोड की हाइट में आपको +1 -1 और 0 के अलावा, तीनों के अलावा कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू नज़र आती है आपको तो ये आपके पास बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री ना होता। अब ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कैसे की हैं, हर नोड के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, उसके लेफ़्ट राइट सब ट्री का हाइट का डिफरेंस। जैसे कि आपके पास अगर आप यहाँ पे आपके पास -1 है तो -1 हमने क्यों लिखा है, आपके पास इस नोड का, ये जो पेरेंट नोड है इसका लेफ़्ट राइट सब ट्री को अगर आप देखें तो उनका हाइट का डिफरेंस क्या है, इसका वो कितनी हाइट पे है, वो आपके पास हाइट 1 पे है और ये आपके पास हाइट 0 पे है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, इसके लिए बेसिकली हम बिल्कुल नीचे से जाके शुरू करते हैं, तब हमें ये वैल्यूज समझ आएंगी। देखें जी, अगर हम इस नोड को देखते हैं, ये जो नोड है हमारे पास इस वक्त, इस नोड को अगर हम देखें तो इसका लेफ़्ट चाइल्ड इसके लिहाज से, इस नोड के लिहाज से कितनी दूर है इससे, सिर्फ़ और सिर्फ एक लेवल दूर है, यानी डिफरेंस पे नहीं है। दैट इज़ वाई और इसका राइट सब ट्री भी है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक लेवल नीचे है। दैट इज़ वाई अगर हम देखेंगे तो दोनों को 1 -1 करेंगे, यानी इस नोड से इसके चाइल्ड नोड एक एक लेवल नीचे है। दैट इज़ वाई 1 -1 हम करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इनके पास हमने 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इनके चाइल्ड के लिहाज से देखा है, क्योंकि इस नोड का कोई चाइल्ड है ही नहीं। दैट इज़ वाई ये हाइट 0 पे है, इसका भी कोई चाइल्ड है ही नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, इसलिए हाइट 0 पे है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसके पेरेंट को देखते हैं तो पेरेंट इसका, चूँकि ये दोनों इससे एक एक हाइट नीचे हैं, दैट इज़ वाई 1 -1 आपके पास 0 आएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमने 1 कैसे लिखा है, 1 हमने इस तरह से लिखा है कि आपके पास इस नोड का लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो 1 और 2 हाइट पे है, लेकिन इसका राइट चाइल्ड जो है वो 1 हाइट पे है। जब हम 2 -1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी। ये वैल्यूज़ जो इसमें 0 1 लिखे हुए हैं, ये इन नोड्स के लेफ़्ट और राइट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस लिखा हुआ है हमने। देखिए यहाँ पे 0 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके लेफ़्ट और राइट सब ट्री थे नहीं, इसके यहाँ पे इसलिए 0 लिखा है क्योंकि इसके लेफ़्ट और राइट सब ट्री नहीं थे। यहाँ पे 0 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों 1 1 हाइट पे थे और 1 -1 जब हम करते हैं तो आंसर 0 आता है। यहाँ पे 1 इस तरह से आया है कि इस नोड का लेफ़्ट चाइल्ड 1 और 2 हाइट पे है, यानी उससे 2 लेवल नीचे तक वो जाके एक्सपैंड हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लेवल नीचे गया हुआ है। दैट इज़ वाई जब हम 2 हाइट -1 हाइट करते हैं तो आपके पास 1 आंसर आता है। इसी तरह से हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये जितनी भी लीफ नोड्स हैं उन सब की हाइट ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपके पास 0 ही होगी, क्योंकि उनके लेफ़्ट राइट सब ट्री नहीं है। इसी तरह इस नोड को देखें तो इसके लेफ़्ट राइट चाइल्ड 1 हाइट पे, दैट इज़ वाई यहाँ पे इसका 1 1 हाइट पे, तो 1 -1 हाइट डिफरेंस 0 आया। यहाँ पे अगेन उसी तरह यहाँ पे 2 लेवल नीचे है, यहाँ पे 1 लेवल नीचे है, तो 2 -1 आपके पास आंसर 1 आया। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो राइट साइड पे भी ये दोनों लीफ नोड्स होने की वजह से 0 हमने लिख दिया। इसके अंदर भी हमने 0 हाइट पे लिख दिया, ये भी हमने 0 हाइट पे लिख दिया। अब ये आपके पास -1 किस तरह से आया, अगर आप इस नोड के लेफ़्ट चाइल्ड को देखते हैं तो वो हाइट 1 पे है, और इस नोड के अगर आप राइट चाइल्ड को देखते हैं तो वो हाइट 2 पे है। तो जब हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री आप करते हैं, यानी 1 -2 करते हैं, तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। सो आपके पास इस नोड के लेफ्ट राइट सब ट्री का हाइट डिफरेंस क्या है, -1 है, अगेन रेंज में है। दैट इज़ वाई अभी भी हमारे पास बैलेंस माइनस सर्च ट्री यानी AVL ट्री है। इसी तरह इस नोड को देखें तो इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड आपके पास कितनी हाइट पे है, 1 2 और 3, और राइट चाइल्ड इसका 1 2 और 3 दोनों सेम हाइट पे है, तो 3 -3 हम करेंगे, आंसर आपके पास 0 आएगा। ये देखें ना, ये नोड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड 1 2 और 3 लेवल नीचे गया हुआ है, इसका राइट चाइल्ड भी 1 2 और 3 मैक्सिमम लेवल नीचे गया हुआ है। जब हम 3 -3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, 0 आ जाएगा हाइट का डिफरेंस। इसी तरह अगर आप इस नोड की बात करते हैं, यहाँ पे -1 किस तरह से आया, इसका देखें, इसके चाइल्ड को देखें कितने लेवल नीचे गए हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे देखें जी, इसके चाइल्ड
1 2 3 और 4 मैक्सिमम गया हुआ है, ठीक है जी। सो 3 माइनस 4 जब हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, -1 आएगा। सो इस तरह से हमने हर नोड के लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री हर नोड के लेफ़्ट एंड राइट साइड के हाइट के डिफरेंस को हमने कैलकुलेट किया और उस नोड के अंदर लिख दिया जिसके हम चाइल्ड के हाइट के डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 0 +1 और -1 नज़र आता तो हमारे पास एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। जी, बैलेंस बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास बैलेंसिंग को हमने कैसे सेट किया, बैलेंसिंग को हमने इस तरह से कंफर्म किया कि लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री की हाइट के डिफरेंस को देखा, अगर वो +1 0 या फिर -1 आता तो हमारे पास ट्री जो है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा। अब अगर हम इस बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के अंदर यानी एवीएल ट्री के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा बैलेंस के ऊपर, क्या बैलेंस इफ़ेक्ट होगा या बैलेंस इफ़ेक्ट नहीं होगा, और अगर बैलेंस इफ़ेक्ट होगा तो उस बैलेंस को करेक्ट करना, यानी अगर बैलेंस ख़राब होगा, डिस्टर्ब होगा तो उस बैलेंस को करेक्ट कैसे करना है, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें एक इंसर्शन का तरीका बताया कि अगर आप इसके अंदर हर नोड से फर्दर उसके हर लीफ नोड से फर्दर उसके दो दो चाइल्ड ड्रॉ करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आएगा बैलेंस के ऊपर। ट्री जो है ना बैलेंस तब अनबैलेंस होता है जब हम न्यूली इंसर्टेड नोड को क्या कैसे न्यूली इंसर्टेड नोड कहाँ पे इंसर्ट हो, अगर तो नई नोड जो है वो लेफ़्ट डिसेंडेड हो एक ऐसे नोड का जो कि प्रीवियसली बैलेंस है, बैलेंस कितने साथ, बैलेंस 1 के साथ है, या फिर जो हम नई नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो ऐसी नोड का डिसेंडेंट है जिसका प्रीवियस बैलेंस जो है -1, यानी ऐसी नोड्स जिनका बैलेंस +1 या फिर -1 है, अगर हम उनकी लेफ़्ट या राइट में कोई भी नोड ऐड करते हैं तो तब बैलेंस जो है डिस्टर्ब होगा। लेकिन ऐसे नोड्स जिनकी हाइट जिनका बैलेंस जो है वो ऑलरेडी ज़ीरो है, उनके लेफ़्ट एंड राइट उनके उनके साथ न्यू नोड इंसर्ट करने से ट्री के बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। देखें जी, ट्री का बैलेंस कब इफ़ेक्ट होता है, ट्री का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ तब इफ़ेक्ट होता है जब हम ऐसी नोड के साथ लेफ़्ट या राइट सब ट्री ऐड करें, सब नोड ऐड करें जिसकी हाइट 1 या फिर -1 है। अगर किसी भी नोड की हाइट 0 है, जैसे कि हमें ये सारी लीफ नोड्स नज़र आ रही हैं, अगर किसी भी नोड की हाइट 0 है तो वहाँ पर न्यू नोड इंसर्ट करने से ट्री के बैलेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको अगेन इंजर्शन के इफ़ेक्ट्स दिखाए हुए हैं कि किस तरह से इंजर्शन करने से आपके पास ट्री के अंदर फ्रिंजेस आते हैं। हम इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे आपको उन्होंने एक ट्री दिखाया है जिसके अंदर आपके पास इनिशियली जो है ए नोड वो हाइट 1 पे है क्योंकि इसका लेफ़्ट चाइल्ड 1 और 2 हाइट पे था और राइट 1 पे था, तो 2 - 1 1 था आपके पास, और ये 0 पे है और यहाँ पे भी हाइट 0 है। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक नोड ऐड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे न्यू नोड ऐड करते हैं, तो देखें जी आपके पास हाइट डिफरेंस चेंज हो जाता है। अब आपके पास इस नोड का जो हाइट है वो 2 हो जाती है क्योंकि इसका लेफ्ट साइड 1 2 और 3 लेवल और राइट साइड सिर्फ 1 पे है, दैट इज़ वाई 3 - 1 2 हो जाता है। और जैसे ही आपके पास वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, ट्री अनबैलेंस हो जाता है। अब इस ट्री को अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करना है, ऐसा तो नहीं हम कर सकते कि ट्री के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करना ही छोड़ के न्यू वैल्यूज़ तो इंसर्ट होंगी, लेकिन अगर न्यू वैल्यूज़ इंसर्ट करने से बैलेंस ख़राब होता है तो उस बैलेंस को करेक्ट कैसे करना है, हम उसकी तरफ जाते हैं। देखिए जी, हम एविल ट्री को बिल्ड करते करते बैलेंस मेंटेन करने का तरीका समझते हैं। देखिए हमारे पास पहली वैल्यू आई इंसर्ट वन को हमने बिल्कुल रूट नोड बना दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू आई, हमने उसको देखा वो पहली वैल्यू से बड़ी थी, दैट इज़ वाई हमने बाइनरी सर्च ट्री के रूल के मुताबिक उसे 1 के राइट में प्लेस किया। फिर आपके पास 3 आया, 3 को हमने अगेन 1 से बड़ा था तो हम राइट साइड पे गए, राइट साइड पे 2 से भी बड़ा था तो हमने 2 के भी राइट में 3 को पुट कर दिया। लेकिन अभी अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस ठीक है क्योंकि इस नोड का लेफ़्ट चाइल्ड है नहीं और राइट चाइल्ड इसका 1 हाइट पे है, तो इसका हाइट का डिफरेंस अगर हम 0 कहते हैं, 0 - 1 तो -1 है, यानी अभी तक हाइट का डिफरेंस ठीक है। लेकिन जैसे ही एक नई वैल्यू आई तो आप अगर देखें इसका लेफ़्ट चाइल्ड 0 हाइट पे है यानी नहीं है, और राइट साइड इसका 1 और 2 हाइट पे है, 0 - 2 आप करेंगे तो -2 हो जाएगा। इट मीन्स अब आपके पास ये ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ट्री को इंसर्ट करने के लिए लेफ़्ट रोटेशन करनी पड़ेगी, और ये सिंगल लेफ़्ट रोटेशन है। बेसिकली ट्री को बैलेंस करते हुए हमें दो तरह की रोटेशंस करनी पड़ती हैं, सिंगल रोटेशन या फिर डबल रोटेशन। सिंगल लेफ़्ट रोटेशन, सिंगल राइट रोटेशन, डबल लेफ़्ट राइट रोटेशन, डबल राइट लेफ़्ट रोटेशन।
ये 4 तरह की रोटेशंस हैं बेसिकली। सिंगल और डबल हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिंगल लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा कि आपके पास हम आपके पास नोट्स को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि आपके पास हाइट का डिफरेंस भी बैलेंस हो जाए, और साथ ही साथ आपके पास ट्री भी जो है ना लेफ्ट रोटेशन के साथ एक नई शेप ले लें। तो देखें जी, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे बैलेंस ख़राब हो रहा है हमने रोटेशन कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ पे बैलेंस ख़राब हो रहा है। बैलेंस कहाँ पे ख़राब हो रहा है, इस नोड 1 का बैलेंस ख़राब हुआ है क्योंकि इसके लेफ्ट राइट सब चाइल्ड का डिफरेंस -2 आ गया। तो हम इसको अलहदा करेंगे, जहाँ पे बैलेंस ख़राब हो रहा है हमने वहाँ से उस पॉइंट पे हमने पहुँचना है। ये देखें जी, उस पॉइंट पे हम पहुँचे, हमने 1 को हटाया, 1 को हटा के हमने क्या किया, अब हमने इन तीनों नोड्स में से कंपेयर किया कौन सी नोड जो है वो आपके पास पेरेंट बन सकती है, 2 पेरेंट बन सकती है, 1 उसका चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड बन सकता है, 3 उसका राइट चाइल्ड बन सकता है। ये हमने सिंगल लेफ्ट रोटेशन की है जिसमें हमने जिस नोड का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा था हमने उसे उठा के लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया है। इसे बोलते हैं सिंगल लेफ्ट रोटेशन, जिसमें हमने बैलेंस डिस्टर्ब होने वाली नोड को उठा के लेफ़्ट साइड पे रोटेट कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह जी अब एक और वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं हम इस ट्री के अंदर। लेट्स से हम 4 को इंसर्ट करते हैं। ज़ाहिर बात है 4 को इंसर्ट करने के लिए हम इसको पेरेंट 2 से कंपेयर करेंगे, 2 से बड़ा है दैट इज़ वाई 3 पे आएगा, 3 से भी बड़ा है दैट इज़ वाई उसके भी राइट में आएगा। अब क्या हमारे पास ट्री का बैलेंस ठीक है। अगर आप ट्री के बैलेंस को देखें तो इस वक्त आपके पास इस एग्जांपल के अंदर ट्री का बैलेंस ख़राब नहीं हुआ। देखें 2 की अगर हम लेफ़्ट चाइल्ड को देखते हैं वो हाइट 1 पे है, राइट चाइल्ड को हम देखते हैं तो 1 और 2 हाइट पे है। 1 माइनस 2 अगर आप करेंगे तो -1 इसकी हाइट आएगी। इस तरह इसकी हाइट देखें तो लेफ्ट राइट सब नहीं है, 0 हाइट आएगी। इसकी हाइट देखें तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 0, राइट चाइल्ड 1, 0 -1 -2। ठीक है जी, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, और अगर हम इसकी 2 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 1 -2 -1 आ रहा है। तो आपके पास 4 को इंसर्ट करने से ट्री का बैलेंस इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हम इसके बाद एक और वैल्यू इंसर्ट करें 5, तो अब ट्री का बैलेंस ख़राब हो गया। ट्री का बैलेंस कहाँ से ख़राब हुआ है, बेसिकली जहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ है हमने वहाँ से जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करना है। अगर आप देखें 2 का हाइट का 2 के लेफ्ट चाइल्ड 1 हाइट पे और राइट चाइल्ड 3 हाइट पे चले गए, तो 1 -3 -2 इसका भी हाइट पे चेंज हो जाएगी, इसकी नहीं बल्कि अगर हम इससे नीचे वाले लेवल को भी देखते हैं तो अगर हम 5 को देखते हैं तो उसके साथ तो बैलेंसिंग का इफेक्ट नहीं होगा। 4 को देखते हैं तो वो भी 0 -1 वो भी बैलेंस ख़राब नहीं हुआ। लेकिन अगर आप 3 को देखो तो 3 का लेफ्ट साइड है ही नहीं, यानी 0 हाइट पे और राइट साइड 2 पे है, और 0 -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास बैलेंस ख़राब होना शुरू हो गया है। 3 से बैलेंस ख़राब होना शुरू हो गया और ये बैलेंस ख़राब बैलेंस ऊपर तक जाएगा। ठीक है जी, सो हमने जहाँ से बैलेंस ख़राब होना शुरू हुआ है वहाँ से ही हमने रोटेशन करके ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करके बैलेंस को ठीक करना है। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने अगेन यहाँ पे सिंगल लेफ़्ट रोटेशन की जिसमें हमने जहाँ पे बैलेंस डिस्टर्ब था उस नोड को हमने उसके चाइल्ड के का लेफ़्ट चाइल्ड बना दिया। इसे हम बोलते हैं सिंगल लेफ़्ट रोटेशन। दोबारा हमने सिंगल लेफ़्ट रोटेशन की क्योंकि आपके पास जहाँ पे बैलेंस ख़राब हो रहा था वो नोड उसके चाइल्ड से छोटी थी, दैट इज़ वाई हमने उसको उसके सिंगल लेफ़्ट रोटेशन करते हुए 3 को 4 के लेफ़्ट में पुट किया। तो अब आपके पास ये ट्री बैलेंस ट्री रह गया है, हो गया है। इसके लेफ्ट साइड राइट साइड पे 1 1 हाइट में होने की वजह से इसका हाइट का डिफरेंस आपके पास 0 आता है। और अगर आप 2 को भी देखो, ऊपर जाके भी देखो तो आपके पास एंड तक यानी रूट तक अगर आप देखो तो 1 और 2 1 -2 -1 आपके पास ये 1 हाइट पे है, 2 हाइट पे है, तो 1 -2 -1 हाइट का डिफरेंस आता है। तो अल्टीमेटली आपके पास अब ये आपके पास एक बैलेंस माइनस ट्री यहाँ पर एवियर ट्री बन गया है। इसी तरह 6 को इंसर्ट करें। 6 को इंसर्ट करने के लिए अगेन 6 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, और दैट इज़ वाई उसके राइट में जाके लगा है। लेकिन राइट में लगाने से हमारे पास ट्री का बैलेंस इफेक्ट हो गया। कहाँ पे इफेक्ट हुआ है, अगर आप इसको देखते हैं तो इसके लेफ्ट राइट सब नहीं है 0, इसका भी 0 होगा, हाइट का डिफरेंस इसका भी 0 होगा। 5 का अगर आप देखें 0 -1 -1 होगा। अगर 4 का देखें तो 4 का भी 1 और 2 1 -2 -1 होगा। यानी यहाँ तक बैलेंस ठीक है। बैलेंस ख़राब हुआ है आपके पास रूट पे जाके, रूट पे बैलेंस ख़राब हुआ है तो आप क्या करो, देखें जी आपके पास ये हाइट 1 पे और ये हाइट 3 पे है। 1 -3 करेंगे तो -2 आएगा हाइट का डिफरेंस, जो कि बैलेंस को ख़राब करता है। जहाँ पे बैलेंस ख़राब हुआ वहाँ से उस नोड को हमने तोड़ना है, और क्या करना है, उसको हमने उसके चाइल्ड का लेफ़्ट चाइल्ड बना देना है, उसकी लेफ़्ट साइड पे ले जाना है। यानी सिंगल लेफ़्ट रोटेशन हम करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, अच्छा यहाँ पे अब सिंगल लेफ़्ट रोटेशन ही होगी, यहाँ पे डबल रोटेशन होगी। यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट राइट रोटेशन होगी। देखिए किस तरह से आपके पास डबल रोटेशन हुई है जिसमें आपने
सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास नोड्स को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उनकी रोटेशन भी आपने दो दफ़ा की है। देखिए किस तरह से रोटेशन हुई है। सबसे पहले तो 4 जो है ना वो रिप्लेस हो गया 2 के साथ, क्योंकि अब हम बात ऐसी रोटेशन की कर रहे हैं, ऐसे बैलेंसिंग की कर रहे हैं जिसमें आपके पास रूट का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। दैट इज़ वाई हमने जिस नोड जो भी इसका इमीडिएट चाइल्ड है उसके साथ हमने उसे रिप्लेस किया, यानी 2 4 के साथ रिप्लेस हुआ। और 2 जो है वो 4 का अब लेफ़्ट या राइट चाइल्ड बनेगा। इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द रूट नोड। अगर वो छोटी है उससे तो वो लेफ़्ट में जाएगी, और बड़ी है तो उसके राइट में जाएगी। चूँकि 2 4 को 2 को स्वाप हम करेंगे तो 2 यहाँ पे आ गया आपके पास। लेकिन उस 2 की ये भी प्रॉपर जगह नहीं है। उस 2 की प्रॉपर जगह क्या है आपके पास? 2 यहाँ पे राइट साइड पे तो हो ही नहीं सकता है 4 के, क्योंकि 2 4 से छोटा है। दैट इज़ वाई उसके लेफ़्ट में होना चाहिए। लेफ़्ट में हम जाएंगे तो लेफ़्ट में आपके पास यहाँ पे 1 है। 1 के साथ हम करेंगे 2 को रिप्लेस। 1 को बना देंगे 2 का चाइल्ड, और यहाँ से आपके पास नोड जो कि 3 जो कि 4 का चाइल्ड थी उसको हम मूव करा के 2 का चाइल्ड बना देंगे। उसको हम मूव करा के 2 का चाइल्ड बना देंगे, क्योंकि हमने 4 और 2 को रिप्लेस किया। ठीक है, जब हमने इनको इंटरचेंज कर दिया तो फिर हमने 4 के चाइल्ड को 2 का चाइल्ड बना दिया, और साथ ही साथ हमने 2 और 1 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि 2 1 और 3 के अंदर आपके पास